हम करने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी का रिवीजन। तो बायोटेक्नोलॉजी के रिवीजन में जीन थेरेपी क्या है। जीन थेरेपी क्या है, तो जीन थेरेपी एक ऐसी तकनीक है जो बीमारी के इलाज और रोकथाम के लिए जीन का उपयोग करती है। तो जीन थेरेपी में बीमारी के इलाज के लिए जीन का उपयोग किया जाता है। यह तकनीक डॉक्टरों को दवाओं या सर्जरी के बजाय रोगी की दवाओं की जगह जो इलाज किया जाता है और सर्जरी की जाती है उसकी जगह क्या होता है, रोगी की कोशिकाओं में जीन डालकर किसी विकार का इलाज करने की अनुमति देती है। तो इस तरह से इलाज होता है इसमें। तरह शोधकर्ता जीन थेरेपी के कई तरीकों का परीक्षण कर रहे हैं, जिनमें शामिल है कि रोग कारण बनाने वाले उत्प्रेरक जीन को जीन की एक स्वस्थ प्रति से प्रतिस्थापित करना। तो रोग कारण बनाने वाले जो उत्प्रेरक जीन हैं जिनके कारण रोग उत्पन्न हो रहे हैं, तो उन जीन की जगह एक स्वस्थ जीन बनाया जाएगा और उस रोग वाले जीन को, उत्पत्ति वाले जीन को क्या है, उसको प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा। एक उत्तरवर्ती जीन को निष्क्रिय करना, जो नॉन आउट करना, यानी एक उत्परिवर्तित जीन होता है जो अपने आप उत्परिवर्तित होता है, तो उसको निष्क्रिय कर देंगे और अनुचित तरीके से उसे कार्य कर रहा है उसको बाहर कर देंगे। किसी बीमारी से लड़ने में मदद करने के लिए शरीर में एक नया जीन प्रविष्ट कराना, कि वो जीन जाएगा तो बीमारी से लड़ेगा। फिर दृष्टिकोण तकनीक क्या है, जीन थेरेपी को असमान जीन की भरपाई करने या लाभकारी प्रोटीन बनाने के लिए कोशिका में आनुवंशिक सामग्री पेश करने के लिए डिजाइन किया जाता है। तो असमान जीन है तो असमानता है तो उसकी भरपाई भी करेगा जी और लाभकारी प्रोटीन बनाएगा। यदि एक उत्परिवर्तित जीन के कारण आवश्यक प्रोटीन यानी दोषपूर्ण गायब हो जाता है, तो उत्परिवर्तित जीन है तो उसके कारण क्या होता है, दोषपूर्ण जो प्रोटीन है वो होता है, उत्पन्न होता है तो गायब हो जाता है। या फिर तो जीन थेरेपी प्रोटीन के कार्य को बहाल करने के लिए जीन की एक सामान्य प्रतिलिपि पेश करने में सक्षम हो सकती है। तो उस जीन की एक प्रतिलिपि बनाएगा ये। एक जीन जो सीधे कोशिका में डाला जाता है वह आम तौर पर काम नहीं करता। इसके बजाय वेक्टर नामक एक वाहक को लेते हैं। वेक्टर अगर सीधे कोशिका में डालें तो वो काम नहीं कर पाएगा। वेक्टर के नामक वाहक जो जीन के वितरित करने के लिए आनुवंशिक रूप से इंजीनियर किया जाता है, तो वेक्टर के द्वारा उसको डालेंगे। कुछ वायरस अक्सर वाहक के रूप में उपयोग किए जाते हैं क्योंकि वे कोशिका में संक्रमित करके नए जीन पैदा कर सकते हैं। तो कुछ होते हैं जो वाहक के रूप में काम करते हैं। वायरस को संश्लेषित किया जाता है ताकि लोगों में उपयोग किए जाने पर वे बीमारी का कारण ना बने। तो जो वायरस भेजे जाते हैं उनको संशोधित किया जाता है, यानी उनका उस तरह से लैब में बनाया जाता है वेक्टर को भी, कि ताकि वो शरीर में रोग न पैदा कर सकें। कुछ प्रकार के वायरस जैसे रेट्रोवायरस अपनी आनुवंशिक सामग्री एक जीन सहित को मानव कोशिका में एक गुणसूत्र में एकत्रित करते हैं। तो कुछ नए प्रकार के जो वायरस होते हैं वो आनुवंशिक सामग्री नए जीन सहित अपनी मानव कोशिका में गुणसूत्र को एकत्र करते हैं। वेक्टर को शरीर में एक विशिष्ट ऊतक में सीधे अंतःशिरा में इंजेक्ट किया जाता है। तो वेक्टर होता है जो, तो उसे सीधे किसी कोशिका में या ऊतक में भेज दिया जाता है और इसे जहां से व्यक्तिगत कोशिका द्वारा ग्रहण भी किया जाता है। वैकल्पिक रूप से रोगी की कोशिका का एक नमूना निकाला जाता है। तो रोगी जो है उसकी कोशिका से एक नमूना निकाला जाता है और प्रयोगशाला सेटिंग में वेक्टर के संपर्क में लाया जाता है। फिर वेक्टर जो भेजना है तो वेक्टर युक्त कोशिका रोगी में वापस भेज दी जाती है। तो उस कोशिका जो नमूना लिया था उस कोशिका में उस वेक्टर से संपर्क करा दिया और उस कोशिका को शरीर में वापस भेज दी जाती है। यदि उपचार सफल रहा तो वेक्टर द्वारा दिया गया नया जीन कार्यशील प्रोटीन बनाएगा।
हाल के वर्षों में जीन स्थानांतरण के गैर वायरल तरीकों का पता लगाया गया है और गैर वायरल जीन थेरेपी के तरीकों में इंजेक्टोपोटेंशन जीन गन, मतलब एक गन होती है जिसमें जीन लगे होते हैं छोटे छोटे कण के रूप में, उससे फिर सोनोपोरेंस या मैग्निफिकेशन ओलिगोन्यूक्लियाइड या बहुत सारे जी नैनो कण के रूप में उपयोग किया जा सकता है। तो और भी तकनीकें अब खोजी गई हैं जीन को भेजने के लिए। जीन थेरेपी के प्रकार। जीन थेरेपी जीनों द्वारा संशोधित कोशिकाओं के प्रकार पर निर्भर है। स्टेम सेल जीन थेरेपी। स्टेम सेल विशेष सेल होती हैं जो इस प्रकार के आनुवंशिक परिवर्तन या सेमेटिक कोशिकाओं की ओर निर्देशित करते हैं। तो उस प्रकार के आनुवंशिक परिवर्तन जो है सोमेटिक कोशिकाओं की ओर निर्देशित करते हैं। चूँकि ये कोशिकाएं गैर प्रजननशील होती हैं इसलिए इनका प्रभाव भविष्य की पीढ़ी तक नहीं पहुंचता और इससे यह सुरक्षित हो जाता है। इनका नुकसान सेमेटिक सेल थेरेपी के प्रभाव में अल्पावधि है क्योंकि अधिकांश ऊतक नए ऊतकों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिए जाते हैं। तो अधिकांश जो ऊतक होते हैं वो नए ऊतकों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिए जाते हैं। जर्मन सेल जीन थेरेपी। तो जर्मन सेल यह जीन थेरेपी का प्रकार है। यह रोगाणु कोशिकाएं यानी या तो शुक्र या अंडाणु को चिकित्सा जीन के साथ पेश किया जाता है। इसमें जिससे ऐसे परिवर्तन होते हैं कि वे विरासत में मिलते हैं, यानी जीन में परिवर्तन भविष्य की पीढ़ी को प्रभावित कर सकते हैं। जीन में परिवर्तन करते हैं तो भविष्य की पीढ़ी को प्रभावित कर सकते हैं। लक्ष्य सेल या वेक्टर पहुंचने की तकनीक के आधार पर। तो एक्स विवो जीन थेरेपी। एक्स विवो जीन थेरेपी वह है जहां दोषपूर्ण कोशिका को शरीर से बाहर निकाला जाता है और चिकित्सा जीन के साथ लक्षित किया जाता है। जो चिकित्सा करनी है तो चिकित्सा जीन के साथ लक्षित किया जाता है। एक बार सफलतापूर्वक संशोधित होने के बाद उन्हें एक्स विवो में संवर्धित किया जाता है। तो एक बार सफल हो जाता है तो उसे एक्स विवो में संवर्धित किया जाता है और वापस मेजबान में स्थानांतरित कर दिया जाता है जहां अब संशोधित जीन प्रकृति बनता है। तो एक्स विवो जीन थेरेपी। फिर इन विवो जीन थेरेपी। इस पद्धति में एक वेक्टर को चिकित्सा जीन को ले जाने में सक्षम होता है। तो इस जो इन विवो जीन थेरेपी है इसमें क्या है, एक वेक्टर होता है जो चिकित्सा करने जिस जीन की, तो जीन को ले जाने में सक्षम होता है। इसका उपयोग मेजबान कोशिका को सामान्य जीन के साथ इंजेक्ट किया जाता है। तो मेजबान जो कोशिका होती है सामान्य जीन के साथ इंजेक्ट किया जाता है। दोषपूर्ण जीन में लाए गए परिवर्तन के प्रकार। जीन प्रतिस्थापन। तो जीन प्रतिस्थापन का अर्थ दोषपूर्ण जीन को संशोधित जीन में बदलना है। जीन एडिशन थेरेपी। जीन संश्लेषण का अर्थ जीनोम में जीन की सामान्य या कार्यात्मक प्रतिलिपि जोड़कर कोशिका के सामान्य कार्य की बहाली है। इस अवधारणा का उपयोग मृत्यु के रूप में मुख्य रूप से कैंसर पर जीन थेरेपी से संबंधित अनुसंधान में किया जाता है। सफलताएं और बाधाएं क्या हैं इसमें। तो लोगों में जीन थेरेपी के नैदानिक परीक्षणों ने कुछ बीमारियों के इलाज में कुछ सफलता दिखाई है। जो जीन थेरेपी है उसके परीक्षणों ने कुछ सफलताएं भी दिखाई हैं, जैसे गंभीर संयुक्त प्रतिरक्षा की कमी, हीमोफीलिया, रेटिनाइटिस पिगमेंट्स के कारण होने वाला अंधापन, लोकेमिया। तो सफलताएं हैं और उसमें बाधाएं भी हैं। लेकिन जीन थेरेपी के उपचार का एक विश्वसनीय रूप बनाने के रास्ते में कई महत्वपूर्ण बाधाएं खड़ी हैं जिनमें शामिल हैं। तो बाधाएं क्या हैं। तो कोशिका में आनुवंशिक सामग्री लाने का एक विश्वसनीय तरीका खोजा जाना चाहिए, सही कोशिका को लक्षित करना और साइड इफेक्ट के जोखिम को कम करना। भारत में जीन थेरेपी कैसी है।
तो भारत में जीन थेरेपी है जीन थेरेपी प्रयोगशाला वाले प्रमुख एशियाई देशों में भारत का स्थान तीसरा है। जहाँ जीन थेरेपी होती है तो भारत का स्थान एशियाई देशों में तीसरा स्थान है। मुख्य उद्देश्य जीन थेरेपी अनुसंधान के लिए नए संस्थानों का विकास करना और मौजूदा संस्थानों को मजबूत करना है जिनके पास इस क्षेत्र में अच्छी विशेषज्ञता है, ताकि देशों में आनुवंशिक विकारों के बोझ को कम करने के लिए आणविक आनुवंशिकी में काम शुरू किया जा सके। भारत में जीन थेरेपी संबंधित अनुसंधान का अग्रणी एडवांस सेंटर फॉर डिटरमेंट रिसर्च एंड एजुकेशन फॉर कैंसर है, जहां सिस्टमैटिक वेक्टर का उपयोग करके सिर और गर्दन के कैंसर के लिए जीन थेरेपी का सक्रिय किया जा सकता है। तो भारत में जीन थेरेपी के लिए दिशा निर्देश तो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने दिसंबर 2019 में जैव प्रौद्योगिकी विकास यानी विभाग है जो उसके केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन सहित विशेषज्ञों, सरकारी एजेंसियों, परामर्शों से पर जीन थेरेपी उत्पादन, विकास और नैदानिक परीक्षणों के लिए राष्ट्रीय दिशा निर्देश जारी किए हैं। फिर दस्तावेज का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि जीन थेरेपी को भारत में पेश किया जा सके और जीन थेरेपी के लिए नैदानिक परीक्षण, नैतिक, वैज्ञानिक और सुरक्षा तरीके आदि किए जा सकें। तो दिशा निर्देश की प्रमुख विशेषता। राष्ट्रीय दिशा निर्देश बताते हैं कि जीन थेरेपी और जीटीपी में क्या शामिल है। तो जीन थेरेपी उत्पाद यानी जीन थेरेपी जो प्रोडक्ट है जीटीपी तो को किसी भी इकाई के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें रोगी को चिकित्सीय लाभ के लिए विभिन्न माध्यम से वितरित किया जाने वाला न्यूक्लिक एसिड घटक शामिल होता है। तो उसमें जिस चिकित्सा लाभ के लिए क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड उसमें शामिल होता है। यह भारत में दवाओं, औषधि प्रथाओं को विनियमित करने वाले मजबूत कानूनों की छत्र छाया में जीन थेरेपी लगाता है, जैसे कि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940, औषधि और चमत्कारी उपचार अधिनियम 1954। इन दिशा निर्देशों के तहत भारत में जर्मलाइन जीन थेरेपी प्रतिबंधित है। तो जर्मलाइन जीन थेरेपी प्रतिबंधित। राष्ट्रीय दिशा निर्देश किसी भी मानव बीमारी के लिए जीटीपी यानी जीन थेरेपी प्रोडक्ट है उसके विकसित करने के लिए सामान्य सिद्धांत प्रदान करते हैं और मानव नैदानिक परीक्षण के लिए रूपरेखा प्रदान करते हैं। तो मानव के लिए एक रूपरेखा भी प्रदान करते हैं जिन्हें किसी भी मानव अनुप्रयोग के लिए जैव चिकित्सा अनुसंधान के स्थायित्व और सामान्य सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। तो उन्हें जैव चिकित्सा अनुसंधान को क्या है, मानव सिद्धांत जो है उनका पालन करना चाहिए। फिर जीन थेरेपी सलाहकार और मूल्यांकन समिति। तो सलाहकार मूल्यांकन समिति है GTAEC यानी जीन थेरेपी एडवाइजरी एंड इवोल्यूशन कमीशन। तो जीन थेरेपी मूल्यांकन समिति है। तो इसके जीन थेरेपी के सलाहकार और मूल्यांकन समिति जैव चिकित्सा अनुसंधान संबंधी सरकारी एजेंसियों और अन्य हितधारकों के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले विशेषज्ञों का एक स्वतंत्र निकाय है। इसे भारत में जीन थेरेपी अनुसंधान के क्षेत्र में गतिविधियों को देखरेख के लिए स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा गठित और अधिसूचित किया गया था। तो इसे किसके द्वारा गठित किया था? परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा गठित किया गया था। फिर GEC के कार्य, सलाहकार मूल्यांकन समिति जो है उसके कार्य क्या हैं? GTAC
GTAEC तो मूल्यांकन समिति है जो उसे भारत में जीन थेरेपी के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए भारत सरकार के शीर्ष सलाहकार निकाय के रूप में काम करती है। तो भारत में विकास के लिए, अनुसंधान विकास के लिए शीर्ष सलाहकार के रूप में करेगी काम। जीन थेरेपी उत्पादों के प्री एंड यानी खोजी गई दवाएं, इन्वेस्टिगेशन और न्यू ग्रोथ और NDA के अनुप्रयोग में समीक्षा करना है। तो न्यू ग्रोथ कितनी हो रही, कैसे उत्पादन हो रहा है, इसकी समीक्षा करता है। फिर हितधारकों के बीच वैज्ञानिक और नैतिक प्रथाओं को विकसित करने के लिए नीतियाँ बनाती है। तो नैतिक प्रथाएं हैं जो उनको विकसित करने के लिए नीतियाँ बनाना। जीन थेरेपी के क्षेत्र में बुनियादी और नैतिक अनुसंधान और प्रगति में शामिल मुद्दों पर चर्चा के लिए मंच प्रदान करना। तो प्रगति होती है जो, तो प्रगति में शामिल मुद्दों पर ये चर्चा करती है। फिर वैश्विक स्तर पर हो रही प्रगति के आलोक में समय समय पर दस्तावेजों की पर्याप्तता का आकलन करना। तो समय समय पर क्या है, दस्तावेज हैं उनकी मतलब पर्याप्तता का आकलन भी करती है। फिर जनहित के अप्रत्याशित मुद्दों पर विचार करना। माइटोकॉन्ड्रिया दान उपचार। तो माइटोकॉन्ड्रिया रोग क्या है? माइटोकॉन्ड्रियल मूल रूप से कोशिकाओं के पावर हाउस होते हैं। ये ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। तो कोशिका में होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया और वो ऊर्जा उत्पन्न करने का काम करते हैं। इस प्रकार मानव शरीर में कोशिका कार्य के लिए जिम्मेदार होते हैं। शरीर में कुछ ऐसे दोष उत्पन्न हो सकते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा कोशिका के लिए ऊर्जा पैदा करने के तरीके, जैसे कि विशेष रूप से मस्तिष्क, तंत्रिका, मांसपेशियों, गुर्दों, हृदय, यकृत में ऊर्जा भूखे ऊतकों को प्रभावित कर सकते हैं और इस प्रकार कोशिका कार्य को प्रभावित करते हैं, यानी कोशिका के कार्य को प्रभावित करते हैं। ऐसे माइटोकॉन्ड्रियल उत्परिवर्तन से उत्पन्न होने वाली बीमारियों को माइटोकॉन्ड्रियल रोग कहा जाता है। जब माइटोकॉन्ड्रिया खराब हो जाता है तो पर्याप्त ऊर्जा का उत्पादन नहीं करता और यह अंग के कार्य करने के तरीके को प्रभावित करता है। तो पूरे शरीर में लक्षणों की एक विशिष्ट श्रृंखला बन जाती है जिससे मस्तिष्क क्षति, अंग विफलता और मांसपेशियों का क्षय शामिल होता है। तो है माइटोकॉन्ड्रिया रोग केवल मां से ही प्रसारित होते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल रोग हो जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल दान उपचार क्या है? वैज्ञानिक प्रक्रिया एक उन्नत इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के माध्यम से बच्चे के जैविक माता पिता के शुक्राणु का उपयोग जैविक माँ, तो जो माता पिता होते हैं जैसे बच्चे के, तो उसमें क्या होता है, पिता के शुक्राणु का उपयोग जैविक माँ जिसे माइटोकॉन्ड्रिया बीमारी है उसे तीसरी स्पष्ट माइटोकॉन्ड्रियल वाली, यानी जो स्वस्थ माइटोकॉन्ड्रिया उसमें वाली महिला दान देकर अंडे को से अलग से निषेचित कराने के लिए किया जाता है। तो अलग से वो जो अंडा महिला दान देगी तो उसके अंडे से अलग से निषेचित करने के लिए इसे किया जाता है। फिर दाता के अंडे से परमाणु आनुवंशिक सामग्री को, उसकी जो दान दे रही है, अपना अंडा दान दे रही है, उसकी आनुवंशिक सामग्री को हटा दिया जाता है और केवल जैविक माता पिता की आनुवंशिक सामग्री में बदला जाता है। उसके अंडे का उपयोग करेंगे लेकिन उसके अंडे जो महिला दान देगी उसके जीन का या उसकी आनुवंशिक सामग्री उसको हटा दें, केवल कोशिका वाले हिस्से को उपयोग करेंगे। अंत्य उत्पाद अंडे जिसमें माता पिता के आनुवंशिक सामग्री यानी DNA और महिला दाता के माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ऐसी गर्भावस्था में प्रत्यारोपित किया जाता है और एक बच्चे को जन्म देने के लिए पूर्ण अवधि तक ले जाया जाता है जो माँ के माइटोकॉन्ड्रिया बीमारी से मुक्त होगा। तो बच्चा जो जन्म लेगा वो बीमारी से मुक्त होगा। इस प्रक्रिया को माइटोकॉन्ड्रियल डेनेशन या माइटोकॉन्ड्रियल डेनेशन ट्रीटमेंट कहते हैं। प्रक्रिया और दुष्प्रभाव। कभी कभी यह संभव है कि त्रुटि के साथ मात्र माइटोकॉन्ड्रिया की थोड़ी मात्रा प्रक्रिया के दौरान पारित हो सकती है। कभी काफ़ी हद तक मददगार होते हुए भी यह प्रक्रिया न्यूनतम जोखिम से रहित नहीं है।
फिर क्रिस्पर, क्रिस्पर क्या है? क्रिस्पर और जीन एडिटिंग। तो क्रिस्पर यानी क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेड शॉर्ट पेलिमेंटिक रिप्ट का संक्षिप्त रूप है, क्रिस्पर कहते हैं, इसका फुल नाम है। एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग आनुवंशिक अनुसंधान वैज्ञानिक जीवित जीवों के डीएनए को चुनिंदा रूप से संशोधित करने के लिए किया जाता है। डीएनए होता है तो उसको चुनिंदा रूप से संशोधित करती है। यह एक जीवाणु प्रतिरक्षा प्रणाली है जिसमें जीनोम इंजीनियर के लिए संशोधित किया जाता है। तो जीनोम को क्या इंजीनियरिंग के लिए संशोधित किया जाता है। तो क्रिस्पर का क्रिस9 है। क्रिस्पर संबंध जीन के कार्य कुछ बैक्टीरियाओं में अनुकूली प्रतिरक्षा की आवश्यकता है। तो जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं तो कुछ बैक्टीरिया में अनुकूली प्रतिरक्षा की आवश्यकता है। वो जीवों को आक्रामक आनुवंशिक सामग्री पर प्रतिक्रिया करने और खत्म करने में सक्षम बनाते हैं। तो जो प्रतिक्रिया होती है तो प्रतिक्रिया करने और खत्म करने में सक्षम बनाते हैं। फिर इन पुनरावृत्ति की खोज जो होती है, इन पुनरावृत्तियों की खोज सबसे पहले 1987 में इसिनो द्वारा ई कोलाई में की गई थी। तो पुनरावृत्ति की खोज कब की गई थी? तो 1987 में ई कोलाई में की गई थी। लेकिन इसके कार्य की पुष्टि 2007 में बोरांगो और सहकर्मियों द्वारा की गई। क्रिस्पर Cas9 आनुवंशिकविदों और चिकित्सा शोधकर्ताओं को डीएनए अनुक्रम के अनुभागों को हटाकर, तो डीएनए का जो अनुक्रम होता है निश्चित टाइप का इस तरह, तो अनुक्रम के अनुभागों को हटाकर जोड़कर परिवर्तित करके जीनोम के कुछ हिस्से को संपादित करने में सक्षम बनाती है। तो जीनोम का जो तंत्र होता है ADA, ग्वानिन, एस्ट्रोसिन, इस तरह को, तो उनको क्या करती है, उनको उसमें परिवर्तन भी कर सकती है जीनोम, यानी जीन को हटा भी सकती है और संपादित करने की तकनीक है। वर्तमान में अनुवांशिक हेरफेर की सबसे सरल और सबसे बहुमुखी सटीक विधि है जी। तो अनुवांशिक को बदलना है सबसे सरल विधि है। कार्यतंत्र क्या है? तो क्रिस्पर में 2 घटक होते हैं, गाइड RNA यानी gRNA और एक गैर विशिष्ट क्रिस्पर संबंधित एंड्रोन्यूक्लिक Cas9 होता है। Cas9 क्या है? आणविक कैंची की एक जोड़ी के रूप में कार्य करता है जो जीनोम में एक विशिष्ट स्थान पर डीएनए, तो जीनोम होता है जो, तो उसमें विशिष्ट स्थान पर डीएनए के 2 सेंडेक को काट सकता है ताकि डीएनए के बिट्स को जोड़ा जाए। तो डीएनए में क्या है? दूसरी चीज जोड़ी जा सके। फिर गाइड RNA होता है जो gRNA, एक छोटा सिंथेटिक RNA है जो Cas9 बाइंडिंग के लिए आवश्यक अनुक्रम और एक उपयोगकर्ता परिभाषित 2 न्यूक्लियोटाइड लक्षीकरण अनुक्रम से बना होता है जो संशोधित किए जाने वाले जीनोम लक्षण को परिभाषित करता है। इस प्रकार कोई व्यक्ति केवल गाइड RNA में मौजूद लक्षीकरण अनुक्रम को बदलकर Cas9 के जीनोम लक्षणों को बदल सकता है। तो जो है Cas9 कहता है जीनोम के लक्षणों को बदल सकता है कोई व्यक्ति। तो इस तरह से ये कैंची होती है। यहाँ का जो डीएनए है जो श्रृंखला बनी है, तो अगर इसको बीच में काटना है तो क्रिस्पर Cas9 की कैंची से यहाँ काट सकते हैं और दूसरी चीज़ ये वाली जैसे है ये जीनोम जोड़ भी सकते हैं। तो Cas9 विधि होती है। फिर इसके अनुप्रयोग किस काम में लाए जाते हैं, यानी तो इसका प्रयोग लक्षित जीनोम इंजीनियरिंग। इस प्रणाली का उपयोग विभिन्न प्रकार के लक्षित जीनोम इंजीनियरिंग अनुप्रयोगों को सुविधाजनक बनाने के लिए किया जाता है। कोई लक्षण विशेष है इसको निकालना है तो उसके लिए किया जाता है। Cas9 न्यूक्लिक ने कई प्रजातियों में कुछ विशिष्ट लक्षण, यानी कुछ विशिष्ट प्रजाति होती है तो उनके कुछ विशिष्ट लक्षणों जीनोम संशोधन को सक्षम किया है। पारंपरिक आनुवंशिक
हेयर फेर तकनीक का उपयोग करना कठिन है। तो पारंपरिक जो है तरीके से अनुवांशिक तरीके हेर फेर करना उपयोग करना कठिन है। फिर सेलुलर और पशु मॉडल में तीव्र पीढ़ी, तो जो पशु मॉडल होते हैं उनकी नई पीढ़ी में जैसे Cas9 मध्यस्थता जीनोम संपादन ने ट्रांसजेनिक मॉडल की त्वरित पीढ़ी को सक्षम किया है। तो ट्रांसजेनिक जो जीव होते हैं उनकी जो नई मॉडल की तीसरी पीढ़ी है त्वरित पीढ़ी को सक्षम किया है। पारंपरिक पशु मॉडल जीनोम से परे जैव अनुसंधान का विस्तार किया है। तो जैव अनुसंधान का इसने विस्तार किया है। फिर कार्यात्मक जीनोम स्क्रीनिंग, तो इसमें क्या Cas9 के साथ जीनोम संपादन के दक्षता जो है Cas9 है, तो इसमें Cas9 के साथ जीनोम संपादन की दक्षता समानांतर में लक्ष्य को बदलना संभव बनाती है। तो समानांतर में क्या लक्ष्य को बदलना संभव बनाती, जिससे जीनोम व्यापी कार्यात्मक विश्लेषण उन जीनों की पहचान करने में सक्षम होते हैं जो रुचि के फिनोटाइप जो दिखने वाले लक्षण है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जी। फिर है ट्रांसक्रिप्शन मॉड्यूलेशन तकनीक। इस तकनीक में क्या है, तकनीक जीन क्रिया को दबा सकती है। जीन की जो क्रिया है जीन क्रिया को दबा सकती है। इसका उपयोग वांछित जीन को शांत करने के लिए किया जाता है। तो कोई जीन है जो किसी क्रिया को दबा सकती है तो इसे ट्रांसक्रिप्शन मॉड्यूलेशन कहते हैं। फिर एपिजेनेटिक नियंत्रण, इसमें क्या है, तो जटिल जीनोम कार्यों को एपिजेनेटिक परिवर्तन की अत्यधिक गतिशील प्रक्रिया द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो जीन कार्यों को एपिजेनिक परिवर्तन गतिशील प्रक्रिया द्वारा नियंत्रित किया जाता है। किस पर विधि वांछित एपिजेनेटिक संशोधन ला सकती है। फिर अनुवांशिक विकारों के इलाज के लिए एक चिकित्सीय अणु में Cas9, तो अनुवांशिक जो विकार हैं तो उनको इलाज के लिए चिकित्सीय अणु के रूप में किया जाता है। यानी अनुवांशिक विकास के इलाज के लिए Cas9 का उपयोग एक चिकित्सा तकनीक के रूप में किया जा सकता है। और सक्षम उत्पादन जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया है और डेंच मस्कुल के नुकसान के कारण एक मोनोजेनेटिक अप्रभावी विकार के लिए Cas9 का उपयोग और प्रेरक उत्परिवर्तन को ठीक करने के लिए किया जा सकता है। अब है डिजाइनर शिशु से संभावना। डिजाइनर शिशु क्या है, तो डिजाइनर बेबी एक ऐसा शब्द है जो आनुवंशिक रूप से इंजीनियर किए गए बच्चे के उत्पाद को संदर्भित करता है। तो डिजाइनिंग जो शिशु है, डिजाइनिंग शिशु क्या है, तो ऐसा इंजीनियर है जिसे बच्चा है जो कोई तो बच्चे के उत्पादन में संभावित करता है डिजाइनर शिशु। इन शिशुओं को गर्भ में रहते हुए भी अधिक वांछित स्वास्थ्य यानी कुछ बीमारियों से मुक्त होना और कौशल प्रतिभा प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया जाता है। तो डिजाइनर शिशु होते हैं। कैसे किया जा सकता है, तो इसमें चिकित्सा और अनुवांशिकी में प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस जैसे कि भ्रूण स्क्रीनिंग के रूप में जाना जाता है। इन प्रक्रियाओं को संदर्भित करता है जो आरोपण से पहले भ्रूण पर की जाती हैं। तो भ्रूण पर कुछ प्रक्रियाएं की जाती हैं, कभी कभी निषेचन से पहले ओसाइट्स पर भी होती हैं। जब किसी भी विशिष्ट आनुवंशिकी बीमारी या बीमारी होने के जोखिम की जांच के लिए इसका उपयोग किया जाता है, तो इसका मुख्य लाभ यह है कि यह विधि इस बात को अत्यधिक संभावना बनाती है कि बच्चा विचाराधीन बीमारी से मुक्त हो जाए।
इस चरण के बाद अंडे और युग्मनज में आनुवंशिक हेर फेर किया जाता है। तो जो अंडा होता है उसमें हेर फेर किया जाता है। यह मानक पुनः संयोजन डीएनए प्रौद्योगिकी लागू करता है। तो पुनः संयोजन डीएनए तकनीकी लागू करता है इसमें। इसके बाद एक बार फिर से जेनेटिक स्क्रीनिंग की जाती है। यदि वांछित आनुवंशिक लक्षण सफलतापूर्वक पेश किए गए हैं, तो वांछित जो लक्षण होते हैं, आनुवंशिक लक्षण सफलतापूर्वक पेश किए गए हैं, तो युग्मनज या उससे उत्पन्न होने वाले संभावित भ्रूण को आरोपण के लिए अनुमोदित किया जाता है। और प्रत्यारोपण सामान्य सैरोगेट माँ में किया जाता है। प्रत्यारोपण कहाँ करेंगे? सैरोगेट माँ में। सामान्य गर्भधारण के बाद वांछित लक्षणों का एक डिजाइन बच्चा पैदा होता है। तो गर्भधारण के बाद एक वांछित जो लक्षण होते हैं उसके बाद एक उन्हीं लक्षणों को लिए हुए एक बच्चा पैदा हो सकता है। क्लोनिंग क्या है? तो क्लोनिंग शब्द कई अलग अलग प्रक्रियाओं का वर्णन करता है जिनका उपयोग किसी जैविक इकाई की आनुवंशिक रूप से समान प्रतियां तैयार करने के लिए किया जाता है। तो किसी की फोटोकॉपी टाइप बिल्कुल वैसे ही व्यक्ति या फिर कोई इस अंग बनाने के लिए किया जाता है। प्रतिलिपि की गई सामग्री जिसे मूल के समान आनुवंशिक संरचना होती है, जो मूल सामग्री होती है उसी के समान लोगों उसकी संरचना होती है, इसे क्लोन कहा जाता है। क्लोन की आवश्यकता तो रोग के क्लोनिंग पशु मॉडल। तो पशु मॉडल को आनुवंशिक रूप से उनके जीन में रोग पैदा करने वाले उत्परिवर्तन ले जाने के लिए इंजीनियर किया जाता है। पशुओं में जो रोग हो जाते हैं तो उसको उत्पादन करने वाले जो जीन है उनको इंजीनियर करने के लिए किया जाता है। क्लोनिंग से ट्रांसजेनिक पशु मॉडल बनाने के लिए आवश्यक समय को कम करने में मदद मिलती है। इसके परिणाम स्वरूप अध्ययन के लिए आनुवंशिक रूप से सामान्य जानवरों की आबादी होगी। अनुसंधान के लिए क्लोनिंग या स्टेम सेल अनुसंधान करने के लिए क्लोनिंग करते हैं, स्टेम सेल बनाते हैं। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित स्टेम सेल कोशिकाओं को विदेश के रूप में देखा जाता है। तो एक व्यक्ति से जब दूसरे व्यक्ति में कोई स्टेम सेल जाती है तो उसे क्या कहते हैं? विदेश के रूप में, दूसरे व्यक्ति को विदेश के रूप में देखा जाता है। और आमतौर पर प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को ट्रिगर कहते हैं। तो प्रतिरक्षी जो प्रक्रिया होती है उसको भी देखा जाता है। ये दूसरे इंसान का व्यक्ति दूसरे व्यक्ति में अगर प्रवेश करेगा तो कुछ प्रतिक्रिया होगी। यानी कुछ शोधकर्ता क्लोन को स्टेम सेल कोशिकाएं बनाने के एक तरीके के रूप में देखते हैं और आनुवंशिक रूप से किसी व्यक्ति के समान हैं। तो आनुवंशिक रूप से क्या होती हैं? किसी स्टेम सेल व्यक्ति के समान होती हैं। इन कोशिकाओं का उपयोग चिकित्सा प्रयोगों के लिए किया जाता है, संभवतः संपूर्ण अंगों के विकास के लिए। तो संपूर्ण अंगों के विकास के लिए किया जाता है। इसके अलावा जिन बीमारियों से पीड़ित व्यक्ति से क्लोन की गई स्टेम कोशिकाओं को संस्कृति विकसित किया जा सकता है। तो इसके अलावा क्या है? कुछ जो बीमारी है तो बीमारी से पीड़ित व्यक्ति के क्लोन की गई स्टेम कोशिकाओं को, जो बीमार व्यक्ति है उसकी अगर किसी कोशिका का क्लोन बनाना है, विकसित किया जाता है, तो शोधकर्ताओं को बीमारी को समझने, उपचार विकसित करने में मदद करने के लिए अध्ययन किया जा सकता है। तो उसका बीमारी का अध्ययन कर पाते हैं शोधकर्ता। तो विलुप्त प्रजातियों का पुनर्परीक्षण, तो जो विलुप्त हैं तो लुप्त या विलुप्त प्रजातियों का पुनर्जीवित करना। 2009 में वैज्ञानिकों को एक लुप्त जानवर को पुनर्जीवित करने में पहली बार लगभग सफलता मिली थी। तो 2009 में वैज्ञानिकों को सफलता मिली थी कि विलुप्त जानवर को पुनर्जीवित कर सकें। बकरी को अंडा दाता
और सैरोगेट के रूप में उपयोग करते हुए उन्होंने बोर्कार्ड नामक एक जंगली पहाड़ी बकरी के रूप में कई क्लोन बनाए। तो जंगली पहाड़ी जो थी बकरी, जंगली पहाड़ों की बकरी, उसके क्लोन बनाए, लेकिन यह जन्म के तुरंत बाद मर गई थी। फिर लुप्त प्रजातियों की क्लोनिंग विलुप्त प्रजातियों की तुलना में आसान है। तो जो लुप्त प्रजातियां हैं वो मतलब मिलनी नहीं है, तो लुप्त हैं, कम संख्या में है, उनकी प्रजाति बनाना और जो बिल्कुल भी नहीं है उनकी अपेक्षा आसान है, क्योंकि जीवित जानवरों स्वस्थ और जीवित कोशिकाएं दान कर सकते हैं। तो स्वस्थ कोशिकाएं दान कर सकते हैं जो जीवित होते हैं, उनकी क्लोनिंग बनाई जाती है। हालांकि लुप्त प्रजातियों के सामने आने वाली समस्त आनुवंशिक विधि का अनुसार विधि जो होती है उनका नुकसान है। तो जो समस्या है तो उनको कुछ नुकसान है और क्लोनिंग इस समस्या के समाधान नहीं करती है। क्लोनिंग क्या है? क्लोनिंग निवास स्थान के विनाश और शिकारों की समस्याओं को समाधान नहीं करती। तो क्लोन होती है जो तो निवास स्थान के विनाश और शिकार की समस्याओं का भी समाधान नहीं करती। तो औषधि उत्पादन के लिए फार्मिंग, तो औषधि उत्पाद के लिए फार्मिंग है तो गाय, भेड़, बकरी जैसे जानवरों को आनुवंशिक रूप से ऐसी दशाओं या प्रोटीन का उत्पादन करने के लिए इंजीनियर किया जाता है जो चिकित्सा में उपयोगी होते हैं। फिर रोग के जो पशु होते हैं उन्हें पशु रोग के पशु बनाने की तरह क्लोन आनुवंशिक रूप से इंजीनियर जानवरों और बड़े झुंड पैदा करने का एक तरीका हो सकता है। इंसान में क्लोनिंग, मनुष्य क्लोनिंग की संभावना अधिक विवादास्पद है। तो मनुष्य में जो क्लोनिंग है उनकी समस्या विवादास्पद है। यह कई नैतिक, कानूनी और सामाजिक चुनौतियां खड़ी करती है जिनका विचार करने की आवश्यकता है। तो ये कानूनी और नैतिक क्या करती हैं? चुनौतियों का सामना खड़ी करती हैं और जिन पर विचार करना आवश्यकता है। हालांकि कई प्रजातियों का क्लोन सफलतापूर्वक बनाया जा चुका है, फिर भी यह प्रक्रिया तकनीकी रूप से कठिन और अप्रभावी है। तो क्लोन होता है तो यह प्रक्रिया कठिन होती है, फिर भी तकनीकी रूप से कठिन है, फिर अप्रभावी है। क्लोनिंग में सफलता की दर काफ़ी कम है। तो सफलता है तो उसकी दर काफ़ी कम है और अधिकांश भ्रूण विकसित होने की विफलता हो सकती है और कई गर्भधारण या गर्भपात में समाप्त भी हो जाते हैं। तो भ्रूण होते हैं तो क्लोनिंग करते समय हो जाती है तो भ्रूण गर्भ में समाप्त हो जाते हैं। मानव क्लोनिंग वर्तमान प्रयास अनुसंधान चिकित्सा के अनुसार भ्रूण स्टेम बनाने पर केंद्रित है कि मानव के जो भ्रूण बनते हैं वो स्टेम कोशिकाओं पर बनते हैं। क्लोनिंग के प्रकार, तो 3 प्रकार से अलग अलग क्लोनिंग होती है। जीन क्लोनिंग यानी डीएनए के खंडों में प्रतिक्रिया बनाना। प्रजनन क्लोनिंग पूरे जानवरों की प्रतियां बनाते हैं। चिकित्सा क्लोनिंग यानी घायल रोगग्रस्त ऊतकों को बदलने के लिए ऊतकों का निर्माण करने के उद्देश्य से प्रयोग के लिए भ्रूण स्टेम कोशिकाओं का उत्पादन किया जाता है। प्रजनन क्लोनिंग की प्रमुख विधियां, तो प्रजनन होता है, प्रजनन क्लोनिंग की प्रमुख विधियां क्या हैं? क्लोनिंग के प्रकार, क्लोनिंग 3 अलग अलग प्रकार से होती है। जीन क्लोनिंग, जीन और डीएनए के खंडों की प्रतियां बनाई जाती हैं। फिर प्रजनन क्लोन, पूरे जानवर की प्रति बनाई जाती है। चिकित्सा क्लोनिंग, घायल या रोगग्रस्त ऊतकों को बदलने के लिए ऊतकों का निर्माण करने के उद्देश्य से प्रयोग के लिए भ्रूण या स्टेम कोशिकाओं का उत्पादन किया जाता है। फिर प्रजनन क्लोनिंग की प्रतिरूप विधियां, तो प्रजनन क्लोनिंग होती है तो इसमें स्टेम सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर का उपयोग करके क्लोनिंग की जाती है। तो इसमें स्टेम सेल जो है स्टेम सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर का उपयोग करके क्लोनिंग की जाती है। प्रक्रिया में एक अंडे के गुणसूत्रों को हटाने के साथ शुरू होती है ताकि सम्मिलित अंडा बनाया जा सके।
गुणसूत्रों को क्लोन किए जाने वाले व्यक्ति या भ्रूण की दैहिक या शारीरिक कोशिकाओं के लिए नाभिक से प्रतिस्थापित किया जाता है। तो एक नाभिक होता है, उससे प्रतिस्थापित किया जाता है। यह कोशिकाएं सीधे व्यक्ति से संस्कृति में विकसित कोशिकाओं में या जमे हुए ऊतकों से प्राप्त की जाती हैं। फिर अंडे को उत्तेजित किया जाता है और कुछ मामलों में यह विभाजित होना शुरू हो जाता है। यदि ऐसा होता है तो अनुकूलित कोशिकाएं विभाजन की एक श्रृंखला से ब्लास्टोसिस्ट या पिम्प्लांटन भ्रूण का निर्माण होता है। फिर ब्लास्टोसिस्ट को जानवर के गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है। गर्भाशय में ब्लास्टोसिस्ट के सफल प्रत्यारोपण के परिणाम स्वरूप से आगे विकास हो सकता है। इसकी परिणति कभी कभी किसी जानवर के जन्म के रूप में होती है। जानवर उस व्यक्ति का क्लोन होगा जो नाभिक का दाता था। फिर SCNT में भेड़ बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विधि है। तो स्टेम सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर है, इसमें न्यूक्लियर का ट्रांसफर हो जाता है। फिर भ्रूण विभाजन द्वारा क्लोनिंग, यह प्रक्रिया इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF से शुरू होती है। युग्मनज 2 और 4 समान कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है और इस स्तर पर कोशिकाओं को अलग किया जा सकता है। तो इसमें भ्रूण विभाजन को लिंक की जाती है। तो इसमें इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को उपयोग किया जाता है और इसमें 2 युग्मनज और फिर 4 समान कोशिकाओं में विभाजित हो जाते हैं। इस पर स्टेम कोशिकाओं को अलग किया जा सकता है और उन्हें अलग लेकिन समान ब्लास्टोसिस्ट में विकसित होने दिया जा सकता है। इसके बाद गर्भाशय में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। कोशिकाओं की सीमित विकासात्मक क्षमता का मतलब है कि प्रक्रिया को दोहराया नहीं जा सकता, इसलिए भ्रूण के विभाजन से केवल 2 समान व्यक्ति प्राप्त हो सकते हैं। संभवतः 4 से अधिक समान मनुष्य नहीं मिल सकते। डॉली का मामला, तो डॉली नाम की एक जो भेड़ थी, डॉली का परीक्षण किया गया था, इस तरह से बनाई गई थी 1996 में। तो 1996 में बनाई गई थी। इसमें डॉली 1996 में स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग ने रोजलिन या स्टुअर्ट में इयान विल्मोट और उनके सहयोगियों ने डॉली नाम की एक भेड़ का सफलतापूर्वक क्लोन बनाया था। डॉली प्रथम क्लोन स्तनपायी थी, यानी स्तन वाली भेड़ थी, वो स्तनपायी भेड़ थी। फिर बिल्टन और उनके सहयोगी ने इन डैसेट भेड़ के स्तन ग्रंथियों से, तो स्तन ग्रंथियां थी, उनसे कोशिकाओं की एक नाभिक को स्कॉट ब्लैकफेस ईव के में सम्मिलित अंडे को प्रत्यापित किया था। दोनों के मिलने और कोशिका विभाजन को प्रत्यारोपित करने के लिए नाभिक अंडे के संयोजन को बिजली से उत्तेजित किया गया था। फिर नई कोशिका को विभाजित किया गया और विकसित होने के लिए उसे सैरोगेट मां के ब्लैकफेस ईव यानी गर्भाशय में रख दिया और कुछ महीनों बाद क्या डॉली का जन्म हुआ था। फिर मेमना डॉली जो छोटा बच्चा था, डॉली वयस्क मादा भेड़ की एक सटीक अनुवांशिक प्रतिरूप थी, जिसके अंडे को दैहिक कोशिकाएं नाभिक दान किया गया था। तो उस डॉली को क्या गया था, अंडे यानी दैहिक कोशिकाएं और नाभिक भी उसे दान किया गया था। ये वयस्क दैहिक कोशिकाओं से क्लोन किए जाने वाला पहला स्तनपायी था। तो स्तन कोशिकाओं से बनने वाला ऐसी डॉली भेड़ी थी। तो ये डॉली थी, इससे एक एग लिया गया था और यहाँ इसको कराया गया था। फिर क्लोन भेड़ डॉली का उत्पादन हुआ। तो भारत में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने 2009 में पहली क्लोन भेड़ का उत्पादन किया। हालांकि कुछ महीनों बाद भैंस की मृत्यु हो गई थी, तो भारत में भैंस को बनाया गया था। फिर क्लोन के जोखिम, तो उसके उपचार विफलता
दर, यानी इनके कुछ कारण भी हैं, जैसे कि सम्मिलित अंडाणु और स्थानांतरित केंद्रीकृत संगत नहीं हो सकते। तो सम्मिलित जो अंडु हैं स्थानांतरित केंद्रक संगत नहीं हो सकते। सैरोगेट मां में भ्रूण का प्रत्यारोपण विफल भी हो सकता है कि प्रत्यारोपण किया और वो विफल हो गया, जन्म नहीं दे पाई वो। फिर गर्भावस्था स्वयं विफल हो सकती है। बाद के विकार के दौरान की समस्याएं भी होती हैं, जो बाद में भी विकार उत्पन्न हो सकते हैं। फिर है लार्ज ऑफिसिंग सिंड्रोम, लार्ज ऑफसेटिंग सिंड्रोम। तो क्लोन किए गए जानवर जो जीवित रहते हैं वे जन्म के समय अपनी प्राकृतिक समकक्षों की तुलना में बहुत बड़े होते हैं। तो जन्म लेते हैं जो, तो अपने जो प्राकृतिक रूप से जन्म लेते हैं उनसे बड़े होते हैं। इस स्थिति को लार्ज ऑफिसिंग सिंड्रोम LOS कहते हैं। LOS वाले क्लोन में असामान्य रूप से बड़े अंग होते हैं। इसमें सांस लेने, रक्त प्रवाह और अन्य समस्याएं होने लगती हैं। फिर टेलोमेयर का अंतर, टेलोमेयर। तो क्लोन किए गए जानवर प्राकृतिक रूप से पैदा जानवरों की तुलना में टेलोमेयर की लंबाई में अंतर दिखता है, इसलिए उनकी उम्र तेजी से बढ़ती है। ते तेजी से बढ़ते भी हैं, उनके अंग भी बड़े होते हैं। फिर क्लोनिंग से संबंधित नैतिक मुद्दे। प्रजनन क्लोनिंग एक ऐसे मनुष्य को बनाने की क्षमता प्रस्तुत करती है जो आनुवंशिक रूप से किसी अन्य व्यक्ति के समान होते हैं और पहले अस्तित्व में था और अभी भी मौजूद है। यानी इस तरह का जीव बनता है जो पहले वैसे ही था, उसका दूसरा बिल्कुल फोटो कॉपी बन गई हो। यह मानवीय गरिमा के बारे में लंबे समय से चले आ रहे धार्मिक और सामाजिक मूल्यों के साथ टकराव हो सकता है। संभवतः व्यक्तिगत स्वतंत्रता, पहचान और स्वायत्तता के सिद्धांतों का उल्लंघन हो सकता है। तो फिर चिकित्सीय क्लोनिंग बीमारी या चोट से पीड़ित मनुष्यों के इलाज की क्षमता प्रदान करते हैं, लेकिन इसके बेस्ट ट्यूब में मानव भ्रूण के विनाश की आवश्यकता होगी। तो उसके मानव भ्रूण के इसके विनाश की आवश्यकता है। फिर रोग विरोधियों का तर्क है कि भ्रूण स्टेम कोशिकाओं को इकट्ठा करने के लिए इस तकनीक का उपयोग करना गलत है। ऐसी कोशिकाओं का उपयोग बीमार या घायल लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए किया जाता हो। फिर भारत में क्लोनिंग। भारत में पहली क्लोनन देसी गिर मादा बछड़ी थी। हाल ही में मार्च 2023 में हरियाणा के करनाल में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ने देसी नस्ल गिर में भारत की पहली क्लोन मादा बछड़ी का उत्पादन किया, जिसका नाम गंगा है। NDRI ने दूध उत्पादन करने के लिए गिर और साहीवाला जैसी देसी गाय की नस्लों का क्लोन बनाने की परियोजना शुरू की थी। इस बछड़े को पैदा करने के लिए 3 जानवरों का उपयोग किया गया था। अंडाणु साहीवाल नस्ल लिया गया था, फिर देह कोशिकाएं गिर नस्ल से और सैरोगेट जानवर एक क्रॉस ब्रीड था। तो इसमें 3 जानवरों का उपयोग हुआ था। फिर थेरापिटिक क्लोनिंग। थेरापिटिक क्लोनिंग क्या है? तो थेरापिटिक क्लोनिंग क्लोन स्टेम कोशिकाओं का उत्पादन करने की एक तकनीक है। तो स्टेम सेल कोशिकाएं हैं, उनका उत्पादन करने की एक तकनीक है और इस विधि में एक दैहिक कोशिका से अलग किए गए परमाणु सामग्री का स्थानांतरण एक सम्मिलित अंडाणु में किया जाता है। यह एक क्लोनल कोशिका का निर्माण करता है जहां से परमाणु दाता के समान जीनोम के साथ भ्रूण कोशिकाएं रेखाएं तैयार की जा सकती हैं। इन भ्रूण कोशिकाओं को एकत्र किया जाता है और स्टेम सेल आधारित उपचार के लिए उपयोग किया जाता है। तो भ्रूण कोशिकाएं होती हैं वो एकत्र की जाती हैं और स्टेम सेल कोशिका के उपचार में उपयोग होती हैं। जबकि प्रजनन क्लोनिंग का लक्ष्य एक व्यक्ति का निर्माण है। तो प्रजनन जो क्लोनिंग है उनका लक्ष्य क्या होता है? एक व्यक्ति का निर्माण करना है। चिकित्सा क्लोनिंग का उद्देश्य भ्रूण से पृथक रोगी की विशिष्ट कोशिका, और चिकित्सा क्लोनिंग में सिर्फ भ्रूण से एक विशिष्ट कोशिका ही उत्पन्न करना है, यानी एक अंग का उत्पन्न करना है। चिकित्सा क्लोनिंग पुनर्जीवी, पुनर्जनन चिकित्सा और जीन थेरेपी, जीन डिलीवरी इत्यादि के वेक्टर के रूप में महान वादे पेश करती है।